Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 1st of June 2021, Tuesday. Inspiration of the day is you are braver than you believe, stronger than you seem and smarter than you think. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। जीडीपी ग्रोज 1.6% इन क्वार्टर 4, shrinks 7.3% in financial year 21. So finally the data related to GDP has been released, and as per the data, Indian economy has seen the growth of 1.6% in क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। और ये 1.6% का जो ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 21 के फोर्थ क्वार्टर में, ये क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ पैंडेमिक इंडियन इकोनॉमी क्वार्टर 4 तक आते आते रिकवरी की स्टेज पर आ चुकी थी। हालांकि उसके इमीडिएटली बाद सेकेंड वेव ने भी इंडियन इकोनॉमी को हिट किया और उसकी वजह से इकोनॉमी फिर से डिरेल हो गई। और अगर हम बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में जितना इकोनॉमी या जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसको लेकर भी बहुत सारे प्रोजेक्शन है। अलग अलग एक्सपर्ट और अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने अपने नंबर दे रहे थे। तो फाइनली जो ऑथेंटिकेट नंबर आया है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट किया है। और अगर आपको याद हो ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 20 वॉज 4%। तो 4% की ग्रोथ रेट में हम एक साल पहले थे, पैंडेमिक ने हिट किया, हम 7.3% की कॉन्ट्रैक्शन में आ गए और क्वार्टर 4 तक आते आते इंडियन इकोनॉमी ने रिकवरी के साइन भी शो करने शुरू कर दिया था, जो कि क्वाइटली विजिबल है क्वार्टर 4 के डेटा में। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21 का क्वार्टर 4 का डेटा देखें तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा क्योंकि क्वार्टर 4 तक आते आते पैंडेमिक की फर्स्ट वेव का जो इम्पैक्ट था वो मिनिमल हो चुका था और इंडियन इकोनॉमी रिकवरी की स्टेज पर आ चुकी थी। If we talk about the gross value addition, that is gross value added, so GVA grew approximately 7.3% in real terms in the March quarter. That is showing a sequential pickup as it was expected. अब यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसे हैं, GDP, GVA, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये बहुत ही कॉमन टर्म्स है। अगर मैं इनको डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। एंड आई सपोज दीज आर अ वेरी नॉर्मल टर्म, बीइंग अ इकोनॉमिक स्टूडेंट, MBA स्टूडेंट, आप सबको शायद इन टर्म्स के बारे में पता होगा क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जीडीपी से रिलेटेड न्यूज़। तो मैंने क्या किया है, कोशिश करिए कि आर्टिकल 1 में जितनी भी न्यूज़ हैं उन सबको कंबाइन कर दिया जाए। तो जीवीए की बात कर रहे थे हम लोग। तो बेसिकली जो क्वार्टर 4 में जीवीए था वो 3.7% से ग्रो कर रहा था और वो क्वार्टर 4 में सबको एंटिसिपेट था कि क्वार्टर 4 का जो डेटा है वो थोड़ा सा इम्प्रूव जाएगा इन कंपैरिजन टू अदर क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। लेकिन अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो रियल ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो 6.2% से फॉल किया है। Okay, that is slightly better than the earlier assessment of 6.5% contraction. हालांकि जितना एंटिसिपेट किया गया था जीवीए में कॉन्ट्रैक्शन उससे थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। एंटिसिपेट कितना किया गया था, 6.5% का एंटिसिपेशन था कि जो इंडिया का जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, वो 6.5% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हालांकि जो एक्चुअल नंबर है वो 6.2% का है। एंड द इम्प्रूवमेंट इन जीवीए इन क्वार्टर 4 केम इन व्हेन कोविड-19 केस लोड इन इंडिया वाज एट इट्स लोवेस्ट सिंस द पैंडेमिक बिगिन। हालांकि क्वार्टर 4 में हम कितना भी कह लें कि इंडियन इकोनॉमी रिकवरी की पाथ पर आ चुकी थी, रिकवरी स्टार्ट हो चुकी थी, उसका इम्पैक्ट जब तक रियलाइज होता, मेटेरियलाइज होता, तब तक कि इंडिया को कोविड-19 की सेकेंड वेव ने हिट कर दिया। तो जो भी रिकवरी थी, जो भी इंडियन इकोनॉमी प्रॉपर पाथ पर आई थी, वो वापस से कंडीशन डीरेल हो गई। तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमें फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 1 में देखने को मिलेगा। जब क्वार्टर 1 का ऑथेंटिक डेटा रिलीज होगा तब हमें पता चलेगा कि क्वार्टर 4 के इमीडिएटली बाद क्वार्टर 3 में, यानी जब अप्रैल और मई के मंथ में फाइनेंशियल ईयर 22 के, उस समय जब इंडिया में सेकेंड कोविड वेव पीक पर था, तो उस समय क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 1 में क्या क्या
इकोनॉमिक लॉस हुआ, कितना कोर सेक्टर आउटपुट डिक्रीज हुआ, कितना जीवीए हुआ, कितना जीडीपी। जब ये ऑथेंटिक डेटा रिलीज होगा देन वी कैन ईजिली सी द डेविएशन। हालांकि इस बात पर सब में सहमति है कि ज़रूर क्वार्टर वन में जो इस बार का फाइनेंशियल 22 का जो क्वार्टर वन है उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें डाउनग्रेड होते हुए या जीडीपी डाउनग्रेड होते हुए ही दिखेगी। However, the recovery in quarter four was nevertheless impressive in the sense that nominal GDP grew at 8.7%, which was faster than the growth witnessed in quarter two and quarter three of financial year 20। इसके अलावा क्वार्टर फोर में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है वो एक शार्प रिकवरी देखने को मिली अदर सेक्टर्स के कंपैरिजन में। और अगर हम देखें अलग अलग डेटा का क्वार्टर फोर का डेटा जो रहा तो दिस इज द जीडीपी ग्रोथ पाथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। तो हम देखें इनिशियली फाइनेंशियल ईयर 20 में जीडीपी 4% से ग्रो कर रही थी और अप्रैल आते आते जबकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था इंडियन इकोनॉमी में इट वाज on a negative trend. However, after ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन द फेज वाइज मैनर हम देख सकते हैं जीडीपी ने भी पिकअप लेना शुरू किया और क्वार्टर फोर तक आते आते 1.6% का ग्रोथ रजिस्टर किया। और अगर ऐसा नहीं होता, पैंडेमिक नहीं आया होता, तो शायद इंडिया का जो क्वार्टर फोर का जो जीडीपी ग्रोथ होता वो शायद 9% के आसपास होता। ऐसा इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था। हालांकि इस पर भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज थे कि इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 20 में ऑलरेडी रिसेशन की फेज पर खड़ी थी क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो थे वो डाउनग्रेड हो रहे थे, वो निगेटिव ट्रेंड में चल रहे थे, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो चाहे वो स्टील हो। और नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी को अगर देखें तो दिस रेड डैश लाइन इंडिकेट्स द नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी के भी जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अगर सेक्टर वाइज की बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, तो हमें सबका मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन का रिबाउंड देखने को मिलता है क्वार्टर फोर में। हालांकि इस पूरे पैटर्न में अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, प्राइमरी सेक्टर जो इंडिया का है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उसने चारों क्वार्टर में क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, चारों क्वार्टर में पॉजिटिव ग्रोथ रेट ही रजिस्टर किया है। हालांकि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फर्स्ट क्वार्टर में -36% तक कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑल्दो क्वार्टर फोर में 6.9% का ग्रोथ रेट दिखता है। कंस्ट्रक्शन ने भी जो कि फर्स्ट क्वार्टर में -49.5% का कॉन्ट्रैक्शन रजिस्टर किया था फाइनेंशियल ईयर 21 में, क्वार्टर फोर में 14.5% का ग्रोथ रेट रजिस्टर किया। इसी तरह का सर्विसेज के केस में देखें तो क्वार्टर वन में सर्विसेज भी -18.7% से फॉल करी थी, जो कि क्वार्टर फोर आते आते 1.8% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा था। दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विस एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। And this particular graph is all about the government expenditure boost the GDP in terms of percentage। तो कितना इन्वेस्टमेंट रहा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी हुई और कंज्यूमर स्पेंडिंग कितनी हुई, इसका कंपैरिजन है। और कहीं ना कहीं हम देखें जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है, स्पेंडिंग बूस्ट करी है, जीडीपी में थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी जो क्वार्टर वन था फाइनेंशियल ईयर 21 का, उसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो 46.6% से कॉन्ट्रैक्ट किया, जो कि क्वार्टर फोर आते आते 10.6% तक की ग्रोथ तक पहुंच गया था। इसी तरह कंज्यूमर स्पेंडिंग भी -26.2% तक कॉन्ट्रैक्ट करी थी क्वार्टर वन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो कि क्वार्टर फोर तक आते आते 2.7% की ग्रोथ रेट से ग्रो करने लगी थी। इसी तरह अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें, तो क्वार्टर वन में गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर थे, जो स्पेंडिंग थी, वो 12.7% की ग्रोथ के साथ थी, जो कि क्वार्टर टू में माइनस में गई, देन क्वार्टर थ्री में फिर माइनस में गई, जो सडनली क्वार्टर फोर में 28.3% से तक गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया। तो डेफिनेटली जैसे ही क्वार्टर फोर में गवर्नमेंट ने 28.3% तक अपना एक्सपेंडिचर या अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करी, उसका इम्पैक्ट हमें दिखने लगा अदर इंडिकेटर्स पर, अदर माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो हम ईजिली देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने क्वार्टर फोर में बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड किया था। अगर कोविड-19 की सेकेंड वेव नहीं आती तो इंडियन इकोनॉमी इस समय की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिकवरी या पाथ पर होती। अगर कोर सेक्टर आउटपुट की बात करें तो कोर सेक्टर आउटपुट
अप्रैल के मंथ में, ये भी डेटा, ये भी पर्टिकुलर जो न्यूज़ है ये अलग अलग पेज पर दी हुई है, तो मैंने उसको कंबाइन कर दिया है। इस अप्रैल में यानी फाइनेंशियल ईयर 22 के अप्रैल डेटा में जो कोर सेक्टर है उसका आउटपुट 56% तक हमें हाई दिख रहा है। तो हमें कह सकते हैं कोर सेक्टर कौन से, कितने कोर सेक्टर हैं, 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं जिनका जो आउटपुट है, जो ग्रोथ है, वो शार्पली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। दैट इज 56.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस। और इसका सीधा इम्पैक्ट, इसका सीधा रीजन हम सब समझ सकते हैं, बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21, क्योंकि उस समय अगर आपको याद हो तो अप्रैल के मंथ में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी वो शट डाउन थी। तो डेफिनेटली जो कोर सेक्टर है हमारा, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी शट डाउन होंगे। तो उस समय हमारा इनपुट जो है, हमारा जो ग्रोथ है, वो बिल्कुल माइनस की स्टेज पर होगा। तो उससे अगर हम आज का कंपेयर करें तो डेफिनेटली लो बेस इफेक्ट के कारण हमें ज़्यादा इंक्रीज या ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। इसीलिए 56.1% का इंक्रीज, हमें एक शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन द कोर सेक्टर आउटपुट। अपार्ट फ्रॉम इट, फाइनेंशियल ईयर 21 का जो फिस्कल डेफिसिट का डेटा है वो 9.2% ऑफ जीडीपी पर सेटल हो गया है। कई सारे इवन ऑर्गेनाइजेशंस ने एंटिसिपेट किया था कि ये डबल डिजिट क्रॉस करेगा। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट का डेटा है वो डबल डिजिट क्रॉस करेगा। हालांकि एज पर द डेटा रिलीज, द फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 इज 9.2% ऑफ जीडीपी। हालांकि इस न्यूज़ को अभी हम आगे थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि 9.2% इंडिया का फिस्कल डेफिसिट रहा। इसके बाद हमने कुछ और न्यूज़ थी, उनको भी कंबाइन कर दिया है। कई सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 22 में डबल डिजिट से ग्रो करेगी, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था। बट कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद में जो सेकेंड वेव का इम्पैक्ट है, वो कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट है और उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे देखने को मिलेगा। पहला पैंडेमिक जो आया उसमें जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उसका हमें इमीडिएटली देखने को मिला था। बट जो सेकेंड वेव का इम्पैक्ट है ये बहुत ड्रास्टिक है और ये धीरे धीरे सामने आएगा, इसका रियल इम्पैक्ट क्या रहा। तो उसको देखते हुए कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 22 में, वो अब फिलहाल डबल डिजिट पर नहीं जाएगी। इंडियाज इकोनॉमी इज अनलाइकली टू सी द डबल डिजिट ग्रोथ एंड मे ग्रो बिटवीन 8% to 9% फॉर द फिस्कल ईयर 22। जो कि पहले कितना एस्टिमेशन था, पहले एस्टिमेट कर रहे थे बहुत सारे जो ऑप्टिमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट साइड में थे, उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि 12% तक, 11.5% तक इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर हम देखें कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ की बात करी थी इंडिया के लिए, तो इंडिया रेटिंग, आरबीआई, इकोनॉमिक सर्वे, इन्होंने ये एंटिसिपेट किया था कि फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया जो है वो रिबाउंड करेगा। और हालांकि Q4 के रिजल्ट से दिखना शुरू हो गया था, लेकिन सेकेंड वेव ने वापस से हिट किया और अब की सिचुएशन को देखते हुए ये लग रहा है कि इट इज़ हाईली अनलाइकली फॉर इंडिया टू attain the double digit growth in financial year on fiscal year 22। और यही सेम हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं मिस्टर सुब्रमण्यम, उन्होंने भी मंडे को कहा है कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट है सेकेंड कोविड-19 वेव का, दैट इज एक्चुअली नॉट वेरी लार्ज, जैसा कि हमारा फर्स्ट पैंडेमिक में जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से हुआ था, लेकिन अनसर्टनिटी बनी रहेगी एंड गवर्नमेंट नीड्स टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द अनसर्टनिटी सराउंडिंग द पैंडेमिक। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कई सारे, अगर आप अवेयर हो इकोनॉमी से, ग्लोबल इकोनॉमी से मोर स्पेसिफिकली, तो कई सारे जो इंस्टीट्यूशन है, इवन यूएस के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर कोविड-19 के ओरिजिन को नहीं पता किया गया, उस पर अच्छे से रिसर्च नहीं हुई या और ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट नहीं किया, अगर कंट्रीज़ ने सही से टैकल नहीं किया कोविड-19 को, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं अडॉप्ट करी, तो वर्ल्ड तैयार रहे कोविड-19 के और ज़्यादा वेरिएशन को देखने के लिए। इवन उन्होंने कहा कि कोविड-36 और कोविड-27 जैसा वेरिएशन भी आ सकता है, क्योंकि कई जगह वायरस जो है वो म्यूटेट कर रहा है। अभी रिसेंटली एक कंट्री में एक ऐसा वेरिएंट कोविड-19 का पाया गया जो कि 2 वेरिएंट का मिक्सचर था। तो
तो जिस तरह से वायरस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो रहे हैं उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। गवर्नमेंट को अगर कोविड-19 सेकेंड वेव अगर ख़त्म भी हो जाती है और गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती, इसके बाद भी बहुत ज़्यादा कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करके रखना पड़ेगा कि इंडिया दोबारा से कोविड-19 से हिट ना हो और इकोनॉमी जो है वो एक्चुअली में रिकवरी की पाथ पर बनी रहे। और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है, कोर सेक्टर का जो आउटपुट है इन द मंथ ऑफ अप्रैल दैट इज अप टू 56% एंड ऑल बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर 21। एंड दिस इज द ग्राफ फॉर ग्रोथ रेट ओवर द पास्ट 1 ईयर, जो कि हम देख सकते हैं अप्रैल 2021 यानी 21 फाइनेंशियल ईयर में जो कोर सेक्टर का ग्रोथ रेट था वो -37.9% था, जो कि इस बार अप्रैल 2021 में 56.1% तक ग्रो कर गया है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट। माइनस में था, आप माइनस से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा ग्रोथ या ज़्यादा आउटपुट दिखेगा कोर सेक्टर में। कोर सेक्टर कौन कौन से हैं आज हमारे? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है वो स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में दिख रही है, दैट इज फॉलोड बाय रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। और सबसे कम अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन में तो दैट इज क्रूड ऑयल एंड फर्टिलाइजर। और एक बहुत ज़्यादा इस अगर हम देखें इम्पैक्ट जो सीमेंट और स्टील के केस में हमें दिख रहा है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मैसिव जंप इन स्टील एंड सीमेंट आउटपुट। मेजर जो पार्ट इस 56% अगर हम देखें तो सीमेंट, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 मेजर पोर्शन कवर कर रहे हैं। स्टील तो 400% तक ग्रो किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, सीमेंट 548%, इलेक्ट्रिसिटी 38.7%। तो हम देख सकते हैं कि सीमेंट और स्टील जो है वो इस पर्टिकुलर ग्रोथ का ज़्यादा पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हिट हिस्टोरिक लो इन फाइनेंशियल ईयर 21। आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने पूरा जो न्यूज़पेपर है वो सिर्फ इकोनॉमिक डेटा से कवर करके रखा है, तो आई जस्ट पिक्ड अप अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में। तो देख लेते हैं ये न्यूज़ क्या है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हिट्स हिस्टोरिक लो इन फाइनेंशियल ईयर 21। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी रिवाइव्ड टू अ 7-quarter high and demand recovered to a 5-quarter high in the 4th quarter of the financial, that is financial year 21. But this may not sustain because of the impact of COVID-19 second wave. And कोविड-19 सेकेंड वेव का जो सीधा सीधा इम्पैक्ट रूरल डिमांड पर और कॉर्पोरेट स्पेंडिंग पर पड़ा है एज पर द इकोनॉमिस्ट। तो Q4 में तो हमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो थी वो थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रही थी Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, बट ये सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि डेफिनेटली कोविड-19 की सेकेंड वेव आ गई और उसकी वजह से इस बार जो कोविड-19 की वेव है उसने रूरल इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, क्योंकि गाँव में भी इस बार कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिले हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में मिले हैं, तो जिसकी वजह से रूरल डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। और इसके अलावा कॉरपोरेट स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। अनसर्टनिटी की वजह से कॉरपोरेट्स ने अपने जो प्रोडक्शन थे उसको भी कहीं ना कहीं हॉल्ट किया। अपार्ट फ्रॉम इट कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो भी प्लान थे वो भी डिफर कर दिए। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस भी किया था, जब पैंडेमिक की फर्स्ट वेव आई थी उस समय भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस थे उन्होंने अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान था वो नेक्स्ट फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए डिफर कर दिया था। बट किसी को नहीं पता था कि कोविड-19 की सेकेंड वेव आएगी, उसके बाद फिर सेकेंड वेव आई और इस बार भी जो कॉरपोरेट थे उन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो प्लान थे, जो कैपिटल स्पेंडिंग थी उसको डिफर कर दिया। और Q4 में जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रही है, जितना एंटिसिपेट किया गया था, जितना एंटिसिपेट किया था इकोनॉमिस्ट ने Q4 के फाइनेंशियल 21 के डेटा के बारे में, उससे अच्छा डेटा आया है, उससे ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट डेटा आया है। बट दैट ऑल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर and a double-digit growth in investment activity, that is because of the low base effect. लेकिन अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, बार बार Q4 की बात कर रहे हैं और हम ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि रिकवरी हुई, बट लेकिन अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 21 की, तो इन्वेस्टमेंट में ने सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक लो टच किया।
इन्वेस्टमेंट के बाद कंजप्शन ने भी हिस्टोरिक लो टच किया इन द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन इन Q1 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस लो बेस इफेक्ट के कारण हमें फाइनेंशियल ईयर 22 में जो डेटा दिखेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21 में सारे जितने भी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो अपने या तो निगेटिव टेरिटरी में थे या कॉन्ट्रैक्शन की फेस में थे। तो अगर हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा विद फाइनेंशियल ईयर 21, तो हमें डेफिनेटली हर सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी, ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो लो बेस इफेक्ट हर एक इंडिकेटर में दिखेगा। लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, एक रियलिस्टिक कंपैरिजन किया जाए, तो फाइनेंशियल ईयर 21 जो रहा वो इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे खराब परफॉर्मेंस वाला फिस्कल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर रहा, जिसमें इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन दोनों ही फॉल किया और हिस्टोरिक फॉल देखने को मिला। So this is the data related to the investment and private spending for two financial year, that is financial year 20 and financial year 21. तो जो ब्लैक बार है ये इंडिकेट कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 20 यानी 19-20 का डेटा है, और ये 20-21 का डेटा, और हम इजीली देख सकते हैं कि कितना हमें डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। So this is PFC. PFC stands for Private Final Consumption Expenditure. This is GFC. GFCF stands for Gross Fixed Capital Formation, and this is GFCE, that is Government Final Consumption Expenditure. तो ये प्राइवेट कंजप्शन है, ये कैपिटल फॉर्मेशन है, एंड दिस इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेटा। और हम देख सकते हैं कि तीनों के केस में फाइनेंशियल ईयर 20 के कंपैरिजन में तीनों के केस में हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। हालांकि कंजप्शन जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में गया, कैपिटल फॉर्मेशन भी नेगेटिव टेरिटरी में गया, बट जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो नेगेटिव टेरिटरी में तो नहीं गया, बट स्टिल उसमें भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यानी फाइनेंशियल ईयर 20 के कंपैरिजन में फॉल देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ। एंड दिस इज द ओवरऑल डेटा रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट इनटू द Q1, 2, 3 and 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। और एक्सपर्ट का क्लियर ओपिनियन यह है कि जो भी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ Q4 में देखने को मिल रही है, दैट ऑल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डबल डिजिट ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ओनिंग टू अ लो बेस इफेक्ट। लो बेस इफेक्ट के कारण वो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है Q4 में, हालांकि एक्चुअल सेंस में ऑन ग्राउंड कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में, और कोई भी इम्प्रूवमेंट की बात नहीं है तो बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। फिस्कल डेफिसिट सेटल्ड एट 9.2% ऑफ जीडीपी। फाइनली इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट का डेटा है वो 9.2% पर आकर के रिलीज हो गया है, जैसे 9.2% पर आकर सेटल हो गया है। द यूनियन गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 सेटल्ड एट 9.2% ऑफ जीडीपी, दैट इज मार्जिनली बिलो द रिवाइज टारगेट ऑफ 9.5%। अगर आपको याद हो बजट सेशन फाइनेंशियल ईयर 21 का, तो उसमें 3 पॉइंट समथिंग का टारगेट रखा गया था, आई थिंक 3.2 का टारगेट रखा गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 की गवर्नमेंट इतने डेफिसिट तक अपने आप को लिमिट करेगी। लेटर ऑन जैसे ही पैंडेमिक आया, गवर्नमेंट ने उसको 3.5% तक बढ़ा दिया और स्टेट्स को अलाउ कर दिया, दे कैन बोरो additional money from the market, they can breach or they can revoke the escape clause and they can breach their fiscal deficit target। और इसके बाद फिर कई बार गवर्नमेंट ने रिवीजन किया और फाइनली गवर्नमेंट ने जो रिवाइज टारगेट सेट किया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 वो 9.5% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सेट किया था, और जो एक्चुअल डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उससे कम पर सेटल हुई है। जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो 9.5% का था, बट जो एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट आया वो 9.2% ऑफ जीडीपी आया। और जैसा हम सभी को पता है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट फ्री मैनेजमेंट एक्ट के तहत गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फिस्कल डेफिसिट को 3% से कम रखें, और कई बार से ये 2009 से चला आ रहा है और गवर्नमेंट बार बार एस्केप क्लॉज इन्वोक कर देती है इन ऑर्डर टू ब्रीच दिस पर्टिकुलर टारगेट। और पैंडेमिक में इस टारगेट को ब्रीच करना जेन्युइन भी था, लॉजिकल भी था,
क्योंकि उस समय इकोनॉमी को और गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर की ज़रूरत थी। और अभी हमने सारा डेटा जो ऊपर देखा है इकोनॉमी का, उसमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, Q4 में हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। तो पूरा जो भी पॉजिटिव डेटा, थोड़ा बहुत डेटा देखने को, ग्रोथ देखने को मिल रही है इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 21 में, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था। और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, वो भी उस सिचुएशन में जब उसका रेवेन्यू फॉल कर रहा है, जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, रेवेन्यू फॉल कर रहा है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकम कम आ रही है, रेवेन्यू कम आ रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा, मार्केट से लोन उठाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ा और एस्केप क्लॉज गवर्नमेंट ने इन्वोक किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट वॉज एबल टू ब्रीच इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट अप टू 9.5%। अब क्वेश्चन ये होता है, गवर्नमेंट ने तो 9.5% का टारगेट सेट किया था, ये 9.2% पर कैसे सेटल हो गया? तो इकोनॉमिस्ट का इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि एक्चुअली गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू रिसीट्स हुई, वो रिवेन्यू रिसीट्स एक्सपेक्टेशन या फोरकास्टिंग से ज़्यादा थी। मतलब गवर्नमेंट ने जितना कम उसको एक्सपेक्ट किया था कि इस बार इतना कम रिसीट आएगा, रिवेन्यू इतना कलेक्ट नहीं होगा, टैक्स इतना कलेक्ट नहीं होगा, उस एंटिसिपेशन के कंपैरिजन में गवर्नमेंट को जो रिसीट हुआ, रिवेन्यू रिसीट, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड हुआ, जिसकी वजह से ये जो डेफिसिट है थोड़ा सा हमें इम्प्रूव्ड दिख रहा है, क्योंकि रिवाइज एस्टिमेट्स आए तो उसके कंपैरिजन में हमें 9.5 के कंपैरिजन में 9.2 देखने को मिल रहा है। So according to the Controller Journal of Accounts, in absolute term, the fiscal deficit was 18.21 trillion, that is about 27,000 crore lower than the projected amount. And what was the projected amount? 18.48 trillion. तो 18.48 ट्रिलियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था कि इतना डेफिसिट होगा, और हुआ कितना? 18.21 ट्रिलियन। तो हालांकि थोड़ा सा ही कम है, बट स्टिल अगर हम इसे फाइनेंशियल टर्म में देखें तो 27,000 करोड़ का फायदा गवर्नमेंट को हुआ, या हमें कहते थे 27,000 करोड़ पर गवर्नमेंट ने फिस्कल प्रूडेंस दिखाई। और रिवेन्यू रिसीट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि रिवेन्यू रिसीट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड हुई थे, तो 5% ज़्यादा रिवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट कर पाई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। टैक्स रिवेन्यू वॉज 6% हायर at 14.24 trillion added by the increased excise and custom duty. तो जो रिसीट रही गवर्नमेंट की पूरी टोटल रिसीट्स इंक्लूडिंग द नॉन डेट कैपिटल रिसीट, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 16.89 ट्रिलियन, एंड दीज आर द नंबर्स: नॉन टैक्स रिवेन्यू, net tax revenue, non-debt capital receipts, total revenue, revenue expenditure, capital expenditure, fiscal deficit and revenue deficit का डेटा है, जो कि कितना प्रोविजन रखा गया था और कितना उसको रिवाइज किया गया। एंड डेफिनेटली यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस डेटा, यू कैन ओनली सी इट एंड हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं some other news clips. RBI clears the air on crypto services. So Reserve Bank of India on Monday clarified that banks can no longer cite its circular on cryptocurrencies for not offering such product to customers. However, it added that lenders must adhere to the local rules, and which are quite exclusionary. आरबीआई ने बेसिकली, आरबीआई मीन सेंट्रल बैंक ने बेसिकली अप्रैल 1, 2018 को, अप्रैल 6, 2018 को एक सर्कुलर फ्लोट किया था, और सर्कुलर में सेंट्रल बैंक हैड प्रोहिबिटेड द ऑल कमर्शियल बैंक्स फॉर डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसी और ऑफरिंग एनी सर्विसेज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी टू देयर कस्टमर। और जब भी कमर्शियल बैंक्स को बोला जाता था कि वो क्रिप्टो करेंसी में डील करें, कोई ऐसा ऑफर आता था, तो वो सीधे आरबीआई का सर्कुलर शो करते थे। बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर ऑफ सेंट्रल बैंक, हम क्रिप्टो करेंसी के प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। और उसी में अगर आपको याद हो तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर को चैलेंज भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सर्कुलर वॉज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट विच सेट असाइड द रूल ऑन March 4, 2020.
हालांकि आरबीआई ने उस चीज़ पर बहुत ट्रिकी सा अप्रोच अडॉप्ट किया था। आरबीआई ने कहा था कि बैंक अभी भी चाहें तो वो आरबीआई का सर्कुलर शो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जस्टिफाई देयर कस्टमर कि वो क्यों क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं कर रहे या क्यों वो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते। बट अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, पहले भी आ गया था हालांकि, लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तो सर्कुलर इज नो लॉन्गर वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट and therefore cannot be cited or quoted from onwards। तो अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर सर्कुलर को या पर्टिकुलर ऑर्डर को साइट नहीं कर सकते। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कमर्शियल बैंक्स को अलाउ किया जा रहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी में डील करें, उन्हें लोकल रूल तो फॉलो करने ही हैं और बैंक्स को ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ऑब्जर्व करनी है इन लाइन विद द रेगुलेशन गवर्निंग द स्टैंडर्ड फॉर know your customer, anti-money laundering rules, combating of financial or financing terrorism, and obligation of regulated entities under Prevention of Money Laundering Act, that is PMLA 2002। एंड अपार्ट फ्रॉम इट फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, फेमा रिलेटेड जो एक्ट हैं उनको भी अधर करना पड़ेगा फॉर सेटलिंग द ओवरसीज रेमिटेंसेस। तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट आरबीआई ने कहा ठीक है आप हमारा सर्कुलर तो अब आप नहीं साइट कर सकते, बट यू नीड टू फॉलो द लोकल लॉ। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, you need to follow all such local laws and you need to make sure that whatever product you are offering in cryptocurrency should not violate the local laws। और कितने सारे local laws है ये हमने अभी बताया आपको, combating with the terror financing, anti money laundering, KYC, FEMA, prevention of money laundering act, बहुत सारे। तो इतने सारे रूल्स को देखते हुए ही कमर्शियल बैंक्स अगर चाहें तो क्रिप्टो करेंसी में डील कर सकते हैं। डेफिनेटली इतने सारे रूल्स होंगे तो डर के मारे या फियर, आउट ऑफ फियर और स्केप्टिकल्स कमर्शियल बैंक्स डील ही नहीं करेंगे क्रिप्टो करेंसी में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Carlyle to acquire controlling stake in PNB Housing। So private equity firms such as Carlyle Group and Associates are now going to acquire the controlling stake in PNB Housing, that is over 50% stake, and they are going to invest approximately 4,000 crore preferential issue of equity and warrant of Delhi based mortgage lender। तो पीएनबी हाउसिंग में अब कार्लाइल के एक मेजॉरिटी शेयर होगा मोर देन 50% और जो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ की फंडिंग करेंगे। और इमीडिएटली इस न्यूज़ के बाद से पीएनबी हाउसिंग के जो शेयर्स थे उन्होंने 20% का सर्च देखा कि जैसे ही कार्लियर न्यूज़ आई कि कार्लियर इज गोइंग टू एक्वायर द मेजॉरिटी स्टेक इन पीएनबी हाउसिंग, शेयर्स में इमीडिएटली रैली देखने को मिली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पेटीएम टू रेज अप्रॉक्सीमेटली $1.5 बिलियन वाया प्राइमरी इशू ऑफ शेयर्स। हमने डिस्कस भी किया था कि पेटीएम इज गोइंग टू हैव द इज फर्स्ट आईपीओ और वो अभी इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ होगा और उसके लिए पेटीएम तैयार भी हो रहा है। तो फाइनली जो अमाउंट सैंक्शन हुआ है वो हुआ है $1.5 बिलियन का। तो पेटीएम इज ऑल सेट टू गो फॉर फ्यूचर आईपीओ वर्थ $1.5 बिलियन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। हाफ ऑफ द आईबीसी केसेस एंड इन लिक्विडेशन एंड दिस इज अ वेरी वरीइंग ट्रेंड। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द cases that is filed under IBC, Insolvency and Bankruptcy Code, closed by Indian lenders under the Insolvency and Bankruptcy Code IBC 2016 in financial year 2021 have ended in liquidation। और केवल 13% जो केस हैं वो ही रिजोल्यूशन की फेस में गए हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में जितनी भी कंपनीज जो केसेस चले कंपनीज के रिजोल्यूशन के, उसमें से आधे से ज़्यादा केस लिक्विडेशन की स्टेज पर गए और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है कि अगर जितनी कंपनी बन रही है उससे ज़्यादा ही कंपनी, एक लार्ज पोर्शन ऑफ द कंपनीज जो है वो लिक्विडेशन की स्टेज पर जा रही, ना कि रिजॉल्व हो रही हैं। जबकि आईबीसी के फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा एम यही था कि जो ऐसी स्ट्रेस्ड वाली कंपनीज हैं, सिक यूनिट्स हैं, उनको वायबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया जाए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% जो केसेस थे उनमें जो लेंडर्स थे, जो क्रेडिटर्स थे, उन्होंने लिक्विडेशन को फॉलो किया या लिक्विडेशन अलाउ किया। एंड एज ऑफ मार्च दिस ईयर बैंक्स क्लोज्ड 2,653 cases after invoking bankruptcy proceedings against the loan defaulter।
तो 13% ही केवल रेजोल्यूशन में जा सके। उस 16% जो केसेस 16% ऑफ द केसेस दे हैंडेड ओवर द प्रमोटर्स आफ्टर क्लियरिंग द पार्ट ऑफ देयर ड्यूज अंडर सेक्शन 12A ऑफ द इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो अगर हम ये पाई चार्ट देखें तो हमें देख सकते हैं 48% लिक्विडेशन में, हाफ जो है अप्रॉक्सीमेट हाफ% जो है कम जो केसेस थे वो लिक्विडेशन फॉलो किए। 16 केस जो है वो रिजॉल्व हुए हैं सेक्शन 12A में, जिसमें प्रमोटर्स ने कुछ अमाउंट जो पे किया और उनको कंपनी हैंड ओवर कर दी गई। 23% जो अपील्स थी वो रिव्यू में हैं और केवल 13% जो केस हैं वो रिजॉल्व हुए हैं, यानी उनको हम ये कह सकते हैं आपके सिंपल टर्म में कि उनको फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सका है। और ये ट्रेंड किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। OECD cuts India's growth forecast to 9.9% for financial year 21. So finally, Organization for Economic Cooperation and Development, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OECD बोलते हैं, उसने इंडिया का प्रोजेक्शन कट कर दिया है, जो कि इसने पहले प्रोजेक्ट कितना किया था 12.6% का प्रोजेक्ट किया था कि इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 22 में 12.6% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। और कोविड-19 की सेकेंड वेव को देख करके, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर देख करके उसने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 9.9% तक रिड्यूस कर दिया है। अब OECD का ये कहना है कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया, बट नाउ इट इज़ गोइंग टू have the severe impact because of the pandemic second wave, and owing to this India's GDP may grow with 9.9% GDP growth rate against 12.6% that was earlier projected। और अभी गवर्नमेंट अगर चाहती है कि इतना भी ग्रोथ रेट अचीव हो तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड ट्राई टू गेट 100% or should try to achieve 100% vaccination target for their country if they really want to make this particular financial year a growth year. So that's all for today students। आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी तो मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पिकअप किया है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम क्या एनालिसिस देखने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी नहीं है? ऐसा नहीं है स्टूडेंट। एनालिसिस, कोई भी एनालिसिस आपको न्यूज़पेपर रीडिंग को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। न्यूज़पेपर रीडिंग के अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं। नो वन कैन एवर रिप्लेस द न्यूज़पेपर रीडिंग बाय इस और एनी टाइप ऑफ एनालिसिस। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप एनालिसिस देखने के बाद न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मेरे इंटरप्रिटेशन कुछ अलग हो, मैं कुछ अलग बता रही हूँ, आपका इंटरप्रिटेशन, आपका सोचने का तरीका कुछ अलग हो किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़ को पढ़ के। एंड डेफिनेटली आधे घंटे में या 1 घंटे में हम पूरा न्यूज़पेपर कवर भी नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करें, उस आदत को ज़रूर डालें। So that's all for today students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.